भारतीय आईटी स्टॉक्स को देखकर अक्सर ऐसा लगता है कि ये बस खबरों के भरोसे चलते हैं। आज एआई से डरने की खबर आई तो शेयर गिर गए, कल अमेरिका में मंदी की अफवाह उड़ी तो फिर गिर गए। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अचानक हो रहा है, कोई लॉजिक ही नहीं है। बिल्कुल, और इसी वजह से आम निवेशक हमेशा एक कदम पीछे रह जाता है। जब तक वो कुछ समझकर एक्शन लेता है तब तक तो खेल ही बदल चुका होता है। उसे लगता है बाजार बहुत ही बेतरतीब है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। हाँ, और यही बात आज हमारे पास जो नोट्स है उनमें बहुत साफ साफ लिखी है। इनके मुताबिक बाजार में जो कुछ भी होता है वो अचानक नहीं होता, बल्कि कीमत, कहानी और पोजीशनिंग, ये तीनों चीजें एक लाइन में, एक तय क्रम में चलती हैं। और इस क्रम को समझना ही शोर और सिग्नल के बीच का फर्क जानने जैसा है। इन नोट्स में एक मिसाल दी गई है जो मुझे बहुत पसंद आई, एक मूवी रिलीज की तरह। सोचिए, फिल्म की शूटिंग यानी बाजार में बड़े खिलाड़ियों की पोजीशनिंग, वो तो महीनों पहले ही हो जाती है। फिर आता है प्रमोशन का दौर, यानी मीडिया में कहानी बनाई जाती है, और सबसे आखिर में जब फिल्म रिलीज होती है तब हम जैसे आम लोग टिकट खरीदते हैं। मतलब कीमत में असली एक्शन तब दिखता है। वाह, ये तो बेहतरीन मिसाल है। ज्यादातर लोग सिर्फ रिलीज वाले दिन की भीड़ देखकर फैसला करते हैं, जबकि असली कहानी तो शूटिंग के सेट पर ही लिखी जा चुकी होती है। तो आज हम इसी छुपी हुई कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ये है कि भारतीय आईटी सेक्टर को लेकर जो मीडिया का शोर है, उससे असली संकेतों को कैसे अलग किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इस क्रम को समझ गए तो आप घबराहट में फैसले लेने के बजाय सोच समझकर तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो इस मूवी वाली मिसाल को ही आगे बढ़ाते हैं। नोट्स कहते हैं कि पोजीशनिंग यानी शूटिंग सबसे पहले होती है। ये साइलेंट फेज या शांत चरण क्या भला है? पर्दे के पीछे ऐसा क्या होता है जो हमें दिखाई नहीं देता? इसका मतलब है कि बाजार में जो बड़ी हलचल हमें दिखती है, उसकी नींव बहुत पहले बड़ी खामोशी से रखी जाती है। बड़े संस्थागत निवेशक, जिन्हें हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं, वे किसी भी बड़े ट्रेंड के शुरू होने से लगभग 6 से 12 महीने पहले ही अपने पत्ते बिछाना शुरू कर देते हैं। मतलब जब हम सब किसी सेक्टर को लेकर घबरा रहे होते हैं या उसे पूरी तरह भूल चुके होते हैं, तब कोई है जो चुपचाप माल उठा रहा होता है। बिल्कुल, इसीलिए इसे शांत चरण कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके कोई संकेत नहीं होते। अगर कोई ध्यान से देखे तो कुछ चीजें नजर आती हैं। जैसे हो सकता है कि सेक्टर के बारे में लगातार खराब खबरें आ रही हों, लेकिन स्टॉक्स की कीमतें वो गिरना बंद हो जाएं, एक दायरे में अटक जाएं। अच्छा, ये पहला संकेत है। हाँ, कि शायद बेचने वाले अब थक चुके हैं। और वो डिलीवरी वॉल्यूम वाली बात भी है ना? हाँ, ये बहुत बड़ा संकेत है। डिलीवरी वॉल्यूम में बढ़ोतरी का मतलब है कि लोग शेयर खरीदकर घर ले जा रहे हैं, सिर्फ दिन प्रतिदिन की ट्रेडिंग नहीं कर रहे। ये लंबी अवधि के भरोसे का संकेत है। और एक और बहुत दिलचस्प संकेत है, मैनेजमेंट की भाषा में बदलाव। अच्छा, वो मैनेजमेंट की भाषा में बदलाव वाली बात मुझे याद है। पिछले साल एक बड़ी आईटी कंपनी के सीईओ ने कॉन्फ्रेंस कॉल में सावधान आशावाद या कॉशियस ऑप्टिमिज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, जबकि उस तिमाही के नतीजे उतने अच्छे नहीं थे। क्या ये उसी तरह के संकेत की बात हो रही है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही वो छोटे छोटे बदलाव होते हैं। मैनेजमेंट सीधे सीधे नहीं कहेगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन उनके शब्दों का चुनाव, उनका आत्मविश्वास, ये सब बदलने लगता है। तो ये वो चरण है जब जानकार निवेशक अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है। तो अगर ये सब इतनी खामोशी से होता है, तो फिर ये जो रोज टीवी पर, अखबारों में हंगामा मचता है, एआई नौकरियां खा जाएगा, वैश्विक मंदी आ गई, वो सब इस तस्वीर में कहाँ फिट होता है? वो शोर कब शुरू होता है? वो शोर तब शुरू होता है जब स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन बना चुका होता है और बाजार एक मोड़ लेने के लिए तैयार होता है। मीडिया उस आग को शुरू नहीं करता, वो बस उस पर पेट्रोल डालने का काम करता है। अच्छा। जब खरीदारी या बिकवाली का एक बड़ा दौर पहले से ही चल रहा होता है, तब अचानक आपको हर तरफ वैसी खबरें दिखने लगती हैं। यानी मीडिया भावनाओं को और भड़काता है, उन्हें पैदा नहीं करता। एकदम सही। जैसे नोट्स में दिए गए उदाहरण है, एआई आईटी नौकरियों को खत्म कर देगा, या फिर एक नए डिजिटल बूम की शुरुआत हो रही है। ये सुर्खियां बाजार की चाल को शुरू नहीं करती, बल्कि उसे और तेज कर देती हैं, उसे एम्पलीफाई करती हैं। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जब तक कोई खबर सुर्खी बनती है और हम तक पहुंचती है, तब तक स्मार्ट मनी अपना काम करके निकल चुका होता है या अपनी पोजीशन पक्की कर चुका होता है। ज्यादातर मामलों में हाँ। जब शोर सबसे ज्यादा होता है, तब तक पोजीशनिंग पहले ही हो चुकी होती है। तो अगर मीडिया की सुर्खियां सिर्फ शोर हैं, तो असली सिग्नल कहां से मिलेगा?
इन नोट्स में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है जो इन सुर्खियों से बिल्कुल अलग है, और वो है डॉलर और रुपये का रिश्ता। ये हमारे लिए यानी भारतीय आईटी सेक्टर के लिए इतना जरूरी क्यों है? ये भारतीय आईटी सेक्टर का वो बुनियादी सच है जिसे कई बार नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसका लॉजिक बहुत सीधा है। हमारी आईटी कंपनियां अपनी ज्यादातर कमाई डॉलर्स में करती हैं, लेकिन उनके बड़े खर्चे जैसे ऑफिस का किराया और कर्मचारियों की लाखों की सैलरी वो सब रुपए में होते हैं। अच्छा, तो इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अगर डॉलर मजबूत होता है, मतलब $1 के बदले हमें 80 की जगह 83 रुपए मिल रहे हैं, तो आईटी कंपनियों की तो चांदी हो जाती है ना? बिल्कुल। सोचिए, उनकी कमाई तो डॉलर में उतनी ही रही, लेकिन जब वो उसे रुपए में बदलते हैं तो वो रकम बढ़ जाती है। इससे कागज पर उनकी कमाई बेहतर दिखती है, उनके मुनाफे का मार्जिन बढ़ता है और नतीजतन उनके स्टॉक्स को एक मजबूत सहारा मिल जाता है। और अगर डॉलर लुढ़कने लगे तब क्या होता है? तब इसका ठीक उल्टा असर होता है। मुनाफे की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। वैल्यूएशन यानी शेयर की कीमत को लेकर जो एक आराम का एहसास होता है वो कम हो जाता है। ऐसे में पूरा सेक्टर एक दायरे में फंस सकता है या उसमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि करेंसी का ट्रेंड अक्सर कंपनियों के नतीजों और कमाई के ट्रेंड से आगे चलता है। अरे वाह! तो ये तो एक तरह का फ्यूचर इंडिकेटर या भविष्य का संकेतक हो गया। मतलब कंपनी के तिमाही नतीजे आने से पहले ही हम सिर्फ डॉलर रुपए की चाल देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है। काफी हद तक हाँ, ये शोर के बीच एक साफ सिग्नल की तरह काम करता है। अगर कोई सिर्फ मुद्रा के रुझान को ध्यान से देखें तो उसे अक्सर समाचार चक्र की तुलना में सेक्टर की दिशा के बारे में पहले ही संकेत मिल सकते हैं। और आजकल शोर की बात करें तो एआई से बड़ा कोई शोर नहीं है। हर तरफ यही कहानी है कि बस अब आईटी सेक्टर की छुट्टी, एआई सब कुछ खुद ही कर लेगा, कोड खुद लिख लेगा, तो फिर भारतीय कंपनियों की क्या जरूरत पड़ेगी? हाँ, और ये जोखिम की कहानी या रिस्क नैरेटिव मीडिया में और हमारे दिमाग में पूरी तरह छाया हुआ है। लेकिन अगर हम इस शोर से पर्दा हटाकर जमीनी हकीकत को देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। वहां एक अवसर का चक्र या अपॉर्चुनिटी साइकिल बन रहा है। मौके? मुझे तो हर तरफ डर ही दिख रहा है। ये मौके कहाँ छुपे हैं? एआई भला आईटी कंपनियों के लिए मौके कैसे बना सकता है? सोचिए, एआई असल में आईटी सेवाओं के लिए खर्च की नई परतें बना रहा है, पुरानी परतों को हटा नहीं रहा। हर कंपनी को आज एआई अपनाना है, लेकिन उनके पास न तो विशेषज्ञ हैं और ना ही तकनीक। यहीं पर आईटी कंपनियां आती हैं। पहला और सबसे बड़ा मौका है इंटीग्रेशन और कंसल्टिंग। मतलब हर कंपनी को एआई चाहिए, लेकिन उन्हें कोई तो बताएगा ना कि इसे अपनी मौजूदा फैक्ट्री या ऑफिस के सिस्टम के साथ इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल। फिर आता है डेटा गवर्नेंस और अनुपालन। एआई तो भूखे शेर की तरह डेटा खाता है, लेकिन उस डेटा को सुरक्षित रखना, नियमों के हिसाब से इस्तेमाल करना, ये सब कौन सुनिश्चित करेगा? ये आईटी कंपनियों का काम है। और साइबर सिक्योरिटी का क्या? एआई सिस्टम को हैक करना तो और भी खतरनाक हो सकता है। बहुत ही बड़ा मुद्दा है ये। एआई सिस्टम्स के लिए खासतौर पर बनी साइबर सुरक्षा की मांग आसमान छू रही है। और फिर हैं उद्योग विशिष्ट एआई समाधान, जैसे बैंकिंग के लिए फ्रॉड पकड़ने वाला एआई, हेल्थ केयर के लिए बीमारी पहचानने वाला एआई। ये सब कौन बना रहा है? हमारी आईटी सेवा कंपनियां। तो इसका मतलब ये है कि एआई आईटी सेक्टर का काम खत्म नहीं कर रहा, बल्कि उसके लिए एक बिल्कुल नया और शायद पहले से भी बड़ा बाजार बना रहा है। ये तो सेक्टर किलर नहीं, ग्रोथ मल्टीप्लायर हुआ। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, ग्रोथ मल्टीप्लायर। ये आईटी सेवाओं के कैनवस को और भी बड़ा कर रहा है। ये नजरिया तो काफी अलग है, लेकिन क्या इसमें एक जोखिम नहीं है? दुनिया भर की सरकारें एआई पर लगाम कसने की बात कर रही हैं, नियम कानून बनाने की तैयारी में हैं। अगर नियम बहुत ज्यादा सख्त हो गए तो क्या वे इनोवेशन को धीमा नहीं कर सकते? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। नियम कानून असल में आईटी सेवाओं के लिए नई मांग पैदा करते हैं, उसे कम नहीं करते। ये कैसे हो सकता है? नियम तो अक्सर काम में बाधा डालते हैं। नोट्स में जीएसटी का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। जब भारत में जीएसटी लागू हुआ तो लाखों छोटी बड़ी कंपनियों को अपने अकाउंटिंग और टैक्स सिस्टम को पूरी तरह बदलना पड़ा। रातों रात आईटी कंपनियों के लिए अरबों डॉलर का काम पैदा हो गया। अच्छा, ठीक उसी तरह जब एआई के लिए नियम बनेंगे तो इन सब का पालन करवाने के लिए कंपनियों को किसकी जरूरत पड़ेगी? आईटी एक्सपर्ट्स और नए सॉफ्टवेयर की। अच्छा, तो नियम कानून का मतलब है आईटी कंपनियों के लिए नया काम।
जैसे जीएसटी आने पर हर व्यापारी को एक अकाउंटेंट और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी, वैसे ही एआई के नियम आने पर हर कंपनी को आईटी एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। वाह, क्या कनेक्शन है। हाँ, उन्हें ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो इन नियमों का पालन सुनिश्चित करें, ऑडिट ट्रेल्स तैयार करें। ये सब आईटी कंपनियों के लिए नए और लंबे समय तक चलने वाले काम के अवसर पैदा करता है। तो रेगुलेशन यहाँ एक बाधा नहीं, बल्कि एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट है। आपने अभी भावनाओं और हकीकत की बात की। नोट्स में इसी को समझने का एक बहुत ही अनोखा नजरिया दिया गया है, एस्ट्रोलेंस। अभी ज्योतिष वाली बात सुनकर कई लोग चौंक सकते हैं, तो साफ करते हैं कि इसका मतलब क्या है। हाँ, और ये साफ करना बहुत जरूरी है, इसका भविष्य बताने वाले ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। ये बाजार के मनोविज्ञान को समझने का एक प्रतीकात्मक फ्रेमवर्क है। नोट्स के अनुसार हर ग्रह एक खास तरह की ऊर्जा या भावना का प्रतीक है। अच्छा, जैसे बुध डेटा, ट्रेडिंग और सूचना के तेज प्रवाह का प्रतीक है। राहु टेक्नोलॉजी में आने वाले अचानक बड़े बदलावों और कहानियों यानी नैरेटिव्स का प्रतीक है। शनि अनुशासन, धैर्य और कमाई की हकीकत को दर्शाता है, मतलब कि फंडामेंटल्स। और बृहस्पति है मूल्यांकन में विस्तार यानी वैल्यूएशन एक्सपेंशन का प्रतीक। तो मतलब जब एआई जैसी कोई नई चीज आती है तो वो राहु का दौर है, हर तरफ कहानियां, हंगामा, कंफ्यूजन, और बुध उस जानकारी को बिजली की रफ्तार से फैलाता है। लेकिन आखिर में शनि आकर कहता है, भाई बातें बहुत हुई, अब बताओ पैसा कितना कमाया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मतलब फंडामेंटल्स ही जीतेंगे। ये दृष्टिकोण हमें ये समझने में मदद करता है कि लंबी अवधि के विकास की संभावना के बावजूद बाजार में इतनी उथल-पुथल क्यों रहती है। ये राहु की कहानी और शनि की हकीकत के बीच की खींचतान है जो हमेशा चलती रहती है। ये दिलचस्प है। तो अगर हम इस राहु वाले शोर से आगे देखें और शनि यानी हकीकत पर ध्यान दें, तो अगले दशक में भारतीय आईटी के असली ग्रोथ इंजन क्या हो सकते हैं? नोट्स में कुछ बहुत ही ठोस और लंबी अवधि की थीम बताई गई हैं, जो सिर्फ कुछ समय की हाइप नहीं है। पहला है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन, यानी एआई को चलाने के लिए जो सुपर कंप्यूटर्स और डेटा सेंटर का जटिल जाल चाहिए, उसे मैनेज करना। ये तो बहुत ही मुश्किल काम होगा। बिल्कुल। दूसरा सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम। जैसे जैसे भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगेंगी, उन चिप्स को डिजाइन करने और उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाने का काम हमारी आईटी कंपनियां करेंगी। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है और इसमें सॉफ्टवेयर की भूमिका बहुत बड़ी है। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्यात। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भारत में बने सफल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे यूपीआई या आधार, इनकी टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों में ले जाना और वहां लागू करने में मदद करना। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट का अवसर है। और आखिर में मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन। तो इस पूरे बातचीत से जो बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, वो ये है कि बाजार पहली नजर में जितना बेतरतीब दिखता है, उतना है नहीं। एग्जैक्टली। एक छिपा हुआ क्रम है। हाँ, पहली बात, पोजीशनिंग हमेशा कहानी से पहले होती है और कीमत का एक्शन सबसे आखिर में आता है। दूसरी बात, डॉलर रुपए की चाल अक्सर एक लीडिंग इंडिकेटर का काम करती है, जिसे हमें सुर्खियों से ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तीसरा, मीडिया सिर्फ मौजूदा भावना को बढ़ाता है, वो ट्रेंड शुरू नहीं करता। और शायद सबसे जरूरी बात, एआई आईटी सेक्टर के लिए खतरा नहीं, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा मौका हो सकता है, जो विकास को कई गुना बढ़ाएगा। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का निचोड़ स्रोत की दो सबसे शक्तिशाली पंक्तियों में है। पहली, जब शोर सबसे ज्यादा होता है तो पोजीशनिंग आमतौर पर पहले ही हो चुकी होती है। वाह। और दूसरी, और जब भावना शांत होती है तो अगला चक्र अक्सर बन रहा होता है। ये हमें याद दिलाता है कि असली मौके अक्सर वहां मिलते हैं जहां किसी का ध्यान नहीं होता, जहां खामोशी होती है। ये सब एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर बड़े और जानकार खिलाड़ी अपनी चालें इतनी खामोशी से और इतनी पहले चल देते हैं, तो हम जैसे आम निवेशकों के लिए सिर्फ मीडिया की सुर्खियों पर रिएक्ट करने के बजाय इन शांत संकेतों को पहचानने और उन पर भरोसा करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है?